Hey everyone, so in this class we will be looking at Marxism and few general points which you all can write in your exam. अगर आपको आंसर आता है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आता है आंसर तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक आंसर में चले जाएंगे, सही रहेंगे, फिट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ कंसेप्ट हैं जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को समझने के लिए, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। प्लस आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कल्चरल स्टडीज़ से भी लिंक करती है और न्यू हिस्टोरिसिज्म से भी लिंक करती है। कल्चरल स्टडीज़ से क्यों? क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ में भी कहीं ना कहीं जो पॉपुलर कल्चर है उनको दिखाया जाता है। पॉपुलर कल्चर किसका होता है? जो डोमिनेंट क्लास होती है, और क्लास स्ट्रगल को ही मार्क्सिज्म में भी दिखाया जाता है। सो मार्क्सिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको दो बंदों के नाम याद रखने हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स है एंड फ्रेडरिक एंगल है। ये दोनों ही जर्मन थिंकर्स थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ने मिलके ही फेमस वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दोनों का म्यूचुअल वर्क था। अब मार्क्सिज्म की अगर बात करें, ये क्यों आया? क्योंकि इन दोनों के वर्क से ही मार्क्सिज्म स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ड्यूरिंग, जब उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इन द लास्ट क्लास आई थिंक, या रोमांटिसिज्म वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म को भी बूस्ट अप किया था। और उसके आइडियाज़ क्या थे कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमें फ्रेटर्निटी चाहिए। तो फिर उन्हीं चीज़ों को, आइडियाज़ को लेके, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर मार्क्सिज्म भी आया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ही मार्क्सिज्म भी स्टार्ट हुआ और इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा था? एक नई वर्किंग क्लास को ला रहा था, लाइक एक बुर्जुआसी क्लास उस टाइम पे उभर कर आई थी। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नई फैक्ट्रीज बनी, टेक्नोलॉजी आई, तो ये सब चीज़ें किसके पास आई? सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आई जिनके पास पैसा था। वर्किंग क्लास तो अभी भी सफ़र कर ही रहा था, पहले से बल्कि ज़्यादा करने लग गया था। जो पुअर पीपल थे, जो वर्किंग क्लास थे, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और जितना भी मार्क्सिज्म की थ्योरी है वो मेन इसी चीज़ को बेस करती है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट कितना है, जो वर्किंग क्लास है और जो बुर्जुआसी क्लास है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर ही अपनी थ्योरीज को वर्क करता है। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक चीज़ ये बोली गई थी कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, हमें इसे अबॉलिश करना है। अबॉलिश करेंगे जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तभी यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो आ पाएगी, जो कॉन्फ्लिक्ट है रिच एंड पुअर का वो ख़त्म हो पाएगा। अब मार्क्सिज्म को हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है सोशो में, लाइक जो सोशल स्टडीज़ होती हैं उसमें, क्योंकि ये क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी है। इस चीज़ में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक है क्लास, कि क्लास से रिलेटेड मार्क्सिज्म बात करता है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बात करता है। क्लास में क्या बोला गया है? क्लास का मतलब होता है दो क्लास। उस टाइम पे दो क्लास थी, हमेशा ही दो क्लास होती है वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे दो स्पेसिफिक नाम दे रखे थे। एक बुर्जुआसी क्लास, जिसे हम बोल सकते हैं अपर क्लास पीपल जो होते हैं, जिसके पास पावर थी, पैसा था। एक होते प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट मतलब वर्किंग क्लास पीपल, जो लेबर्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक फैक्ट्री चल रही है, तो एक ऐसा होगा जो उस फैक्ट्री का ऑनर होगा। तो बुर्जुआसी कौन थे? हु ऑन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके ऑनर हुआ करते थे, उन्हीं के वो प्रोडक्शन हुआ करते थे। प्रोलेटेरिएट कौन थे? जो लेबर्स थे, जो वहाँ काम करते थे, प्रोड्यूस करते थे थिंग्स को। बुर्जुआसी क्लास क्या थे? बिजनेसमैन थे, जिनके पास अपनी फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ उनका अपना है। तो इन दो क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा मार्क्सिज्म में। ये दो टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो किसी भी आंसर में। प्लस इन्होंने, मार्क्सिज्म में बात हुई है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की। बेस क्या होता है? बेस में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जितना भी आपका सामान होता है, वो आता है मीन्स में। जैसे कि किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, लैंड यूज़ कर रहे हो, फैक्ट्री यूज़ कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें ह्यूमन नहीं है, वो सारी आती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे कि अगर आपने क्लॉथ मिल लगाई है, कपड़ों की फैक्ट्री लगाई है, तो आपको क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। तो ये आता है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर है आपका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगा जहाँ पे ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होंगे, जैसे कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, और इन दोनों के बीच का रिलेशन, कि जो मालिक है और जो स्लेव है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, इस चीज़ को दिखाया जाता है। ये बेस हो गया। अब बात है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी क्या,
इन चीज़ों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, नेचुरलाइज किया जाता है कि हमें लगता है कि जो अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर है, कोई अमीर है कोई गरीब है, हमें लगता है नेचुरल है, बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसीलिए चली आ रही है। ये इस तरीके से हमें लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ है, ये हमारे आइडियोलॉजी है, हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ना फ्रेम करी जाती हैं, और ये फ्रेम किससे करी जाती है? जो हाई क्लास सोसाइटी होती है, हाई क्लास के लोग होते हैं, उन्हीं की चीज़ों को हमारे ऊपर कहीं न कहीं इम्पोज़ किया जाता है। हमें लगता है कि ये हमारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रूलिंग क्लास है वो सुपर स्ट्रक्चर होती है एज़ अ पावर, वो बताती है दूसरों को कि आपको क्या चीज़ें करनी है, हाउ द थिंग्स आर, वो ये चीज़ें बताती हैं आपको। जैसे कि जो एजुकेशन है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, कौन सी बुक्स लगेंगी, कौन सी मूवीज़ बनेंगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अमीरों के जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो हाई क्लास सोसाइटी होती है, हाई क्लास पीपल होते हैं, उन्हीं के आइडियाज़ को पोर्ट्रेट करते हैं। तीसरा आइडिया मार्क्सिज्म बोलता है टाइप्स ऑफ सोसाइटी। दो तरीके की सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी वो दो तरीके की हो सकती है, कम्युनिस्ट हो सकती है और हो सकती है कैपिटल। मार्क्सिज्म ने बात करी है कम्युनिस्ट की, कि हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हर जगह कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इवन इंडिया में भी वही है कि जो वर्क करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। इसमें क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से देखा जाता है कि वो एक कंट्री की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक इंडिविजुअल बंदा कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी क्लास बनती है। लेकिन इस सोसाइटी में क्या है, जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसका मतलब प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन होगा वो सबका अपना है, प्राइवेट है। ऐसा सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार का कोई मतलब नहीं है उसमें। और यहाँ पर क्या है कि आप कितना भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इसे लेज़ी फेरे भी बोलते हैं। लेज़ी फेरे का मतलब होता है लेट देम डू, मतलब फ्रीडम है, पूरी मार्केट खुली हुई है। कोई भी अपना कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, कर लो, जाओ कर लो, अपना सामान अपना प्रोडक्ट बेचो। किस रेट पे बेचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, कैसे बनाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, सरकार नहीं बताएगी। लेकिन यहाँ पे डिमांड जो होगी वो अपने आप ही बैलेंस में रहती है। कस्टमर नहीं खरीदेगा, अपने आप उसके प्राइस लो हो जाएंगे। कस्टमर खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। और इसमें क्या होता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सब कुछ प्राइवेटली ऑन सोसाइटी है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, कुछ इंटरफेरेंस नहीं है सरकार का, गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मेन एम होता है इस सोसाइटी में, और प्रॉफिट मेन एम है। जो जितना कमा सकता है कमा लो। इसके चक्कर में जो बुर्जुआसी क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को, मतलब कि प्रोलेटेरिएट क्लास को। अब बुर्जुआसी है, उसे तो अमीर बनना है, तो वो रिच हो रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोअर क्लास को। वो अपने लेबर्स को कम पैसे देंगे, कम वेजेस देंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, वो तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो लेबर्स हैं, वो क्या है, दिन पर दिन अगर उनके 10 रुपये भी काटे जा रहे हैं तो वो दिन पर दिन उनको अब सिर्फ 90 रुपये मिल रहे हैं, 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो गैप है वो कभी नहीं भरेगा। ये चीज़ें भी हर एक थ्योरी में जाती हैं। कोई भी बंदा पूछा गया मार्क्सिज्म में, क्वेश्चन आप डाल सकते हो। इन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हमें बिल्कुल इरेडिकेट करना है, ताकि जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो हर एक बंदा है, उन दोनों की जो क्लास है इक्वल हो सके। कम्युनिस्ट सोसाइटी यही बोलती है कि यहाँ पे कॉपरेशन होगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई क्लास नहीं होगी, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ होगा, मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं, आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन 10-10 मिलेंगे कि 15-15 रुपीज़ मिलेंगे, कितने मिलेंगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर जो आपने यूटोपिया पढ़ी है थॉमस मोर की, उसी आइडिया को यहाँ पे बोल रखा है। आप इसे कनेक्ट कर सकते हो एक तरीके से। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने दो चीज़ें लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, दोनों का एक साथ का कंसेप्ट था। अब इन दोनों ने मिलके कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जो इन दोनों के क्वेश्चन में ऐड होंगे, बट स्टिल एक शॉर्ट में या फिर एक इंट्रोडक्शन टाइप में हो जाए। इनके कुछ व्यूज़ थे कैपिटल से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसको अबॉलिश करना चाहिए। उसको छोड़ के इन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इन्होंने बोला कि कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, हिस्ट्री का कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, हर टाइम पीरियड में क्लास, जो सोशल क्लास होती है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इवन एलिजाबेथन जो टाइम था उसमें भी चर्च के जो लोग थे एरिस्टोक्रेटिक थे, और जो पेजेंट्री में रहा कर पेजेंट थे जो कि वर्किंग क्लास थे, दोनों के बीच में रिवॉल्ट होते रहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास बुर्जुआसी क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो वर्किंग क्लास पीपल है ये रिवॉल्ट करेंगे, और जब रिवोल्यूशन करेंगे तो डोमिनेंट क्लास को उठाकर बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे।
और ऐसा नहीं है कि जब वो उनको निकालेंगे, ओवरथ्रो करेंगे, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे खुद प्राइवेटली ऑन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऑनरशिप नहीं होगी। हर एक जो चीज़ है वो ऐसी बढ़ जाएगी, मतलब कि हर एक बंदे को इक्वली बटेगी। और ये कब होगा? जब क्लास कॉन्शियसनेस आएगी। ये आइडिया आप यूज़ कर सकते हो क्लास कॉन्शियसनेस की है। इन्होंने बोला कि जो ओवरथ्रो तो कर देंगे हम बुर्जुआसी को, जो वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो ओवरथ्रो तो कर देगी, लेकिन कब करेगी? जब इनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस होगी। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब कि हम सब मिलके एक ही गोल के लिए वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यू एंड आई की कोई फीलिंग नहीं है वहाँ पर। जैसे कि इंडियन जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट था, कब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? जब तक हम एक साथ नहीं हुए, यूनाइट नहीं हुए, हमने एक गोल नहीं बनाया कि हाँ हमें फ्रीडम चाहिए, तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिली। तो वैसे ही जब तक ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करेंगे कि हम एज अ लेबर वर्किंग क्लास सारे एक हैं और हमें एक साथ मिलकर वर्क करना है, तब तक ये ओवरथ्रो नहीं कर सकते बुर्जुआसीज़ को। उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है एलियनेशन का। एलियनेशन का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम मार्क्स ने ही यूज़ किया था। इन्होंने बोला कि जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वर्क से कहीं ना कहीं डिस्टेंस होते जा रहे हैं। पावरलेसनेस की फीलिंग आ रही है। एलियनेशन मतलब दूर होना। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ बनाते हैं उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता। क्रेडिट किसे मिलता है? बुर्जुआसी को। बुर्जुआसी कौन है? जो उस फैक्ट्री का ऑनर है। फॉर एग्जांपल, ज़ारा के कपड़े आपने खरीदे या फिर किसी भी ब्रांड के कपड़े आपने खरीदे, क्रेडिट किसे जाता है? जो ज़ारा की कंपनी है, जो ज़ारा का ऑनर है, क्रेडिट उसे जाता है। लेकिन बना कौन रहा है उसको? बना तो लेबर्स रहे हैं, वर्कर्स रहे हैं। तो ये फील करते हैं, ये जो वर्कर्स हैं ये फील करते हैं कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्क से दूर होते चले जाते हैं और सिर्फ पैसों के लिए, वेजेस के लिए काम करते रहते हैं। कोई उसमें उनका अपना पैशन नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं बचती, इसीलिए इसे बोला गया एलियनेशन। इसी टाइम पे एक और बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट से टर्म है आइडियोलॉजी, जो कि आपको मार्क्सिज्म में देखने को मिलेगी, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में देखने को मिलेगी। आइडियोलॉजी क्या होती है? ये सुपर स्ट्रक्चर की तरह ही है। आइडियोलॉजी मतलब जैसे कि आपका जेंडर, क्लास, कल्चर, इन सब से रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ हैं। अब सोशल जो इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, ये हमारी आइडियोलॉजी को बनाता है और मतलब उसे फ्रेम करता है। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि रिलीजन है, एजुकेशन है, मीडिया, मूवी, किस तरीके की चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? सुपर स्ट्रक्चर जो चाहता है, जो अमीर लोग चाहते हैं, उनकी चीज़ों को दिखाया जाता है। और जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमें लगता है कि हम वैसा ही सोचते हैं। अगर हमने कोई चीज़ मूवी में स्टार्टिंग से, बचपन से देखना शुरू किया, हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे खुद के आइडियाज़ है, लेकिन वो हमारे खुद के आइडियाज़ नहीं होते हैं, वो कोई और उसे फ्रेम करवा रहा होता है। सुपर स्ट्रक्चर इसी तरीके से वर्क करता है, किसी और के आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते रहते हैं अपना समझकर। इसमें एक और फेमस पर्सन है जिसका नाम है लुइस एल्थ्यूजर। लुइस एल्थ्यूजर ने बात करी है इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर लुइस एल्थ्यूजर से रिलेटेड कुछ आता है, आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने इंटरपोलेशन में क्या बोला है? द वे आइडियाज़ आर गेटिंग इनटू आवर हेड, ये जो प्रोसेस होता है कि आइडिया हमारे हेड में आ रहे हैं, इसके बारे में बात करी। इन्होंने बोला कि हमें लगता है कि ये जो आइडियाज़ हैं हमारे खुद के हैं, हमारे ऑन हैं, लेकिन ये हमारे खुद के नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी और के थ्रू फ्रेम किए जाते हैं। सेम ही आइडिया जैसे कि आइडियोलॉजी वर्क करती है, जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर बोलता है, सेम आइडिया ये भी है एक तरीके से। इन्होंने बोला कि ये आइडिया हमारे अंदर कैसे आते हैं? कल्चर से, वैल्यूज़ से, और हम इन्हें क्या कर लेते हैं? इंटरनलाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक लड़की का बर्थ होता है तो वो घर पे आई, उसे पिंक कलर के टॉवल में लपेट रखा है, उसको जिस पालने में रखा वो भी पिंक कलर का डेकोर कर रखा है, उसके रूम में पिंक कलर के कर्टेंस लगे हुए हैं, पिंक कलर के सॉफ्ट टॉयज़ उसे दिए जा रहे हैं। धीरे 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 क्या होगा? जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो बुक्स जो पढ़ेगा, बुक्स में देख रहा है कि जो गर्ल है वो पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा है उसने। थोड़ी सी और बड़ी होगी, वो मूवीज़ में भी यही देखेगी, वो बुक्स में देखेगी, म्यूज़िक में देखेगी, इवन दो जो पोस्टर्स होते हैं उसमें वो देखेगी कि जो फीमेल है वो हमेशा पिंक कलर में दिखाई गई है। तो वो क्या होगा? जो लड़की है, जो गर्ल है, वो उस आइडिया को इंटरनलाइज कर लेगी कि जो पिंक कलर है वो फीमेल से एसोसिएट करता है। और इसीलिए बहुत सी लड़कियां बोलती कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है, और वो बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सबका है तो मेरा भी है, ये मुझे सच में पसंद है। वो उनकी पसंद नहीं है, वो एक इंडिविजुअल की पसंद नहीं है। वो क्या है? वो इंटरपोलेशन है, सोसाइटी ने क्रिएट करी है। कैसे? मीडिया से, बुक्स से, इन सब चीज़ों से उसे क्रिएट किया गया है। तो
तो इन्होंने बोला कि इंटरपोलेशन अगर इनविजिबल होता है तो वो बेस्ट तरीके से वर्क करता है। अगर वो फोर्स किया जाएगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन इनविजिबल तरीके से लड़की को बार बार दिखाया गया, पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर, पोस्टर्स में, मूवीज़ में, हर जगह दिखाया गया। उसने उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया जो कि इनविजिबल था कि हाँ गर्ल्स को पिंक कलर पसंद होता है। इन्होंने इसकी बात करी। नेक्स्ट इन्होंने एक और आइडिया दिया है स्टेट अपैरेटस का। इसमें इन्होंने बोला कि किस तरीके से सोसाइटी हमारे आइडियाज़ को क्रिएट कर सकती है, फ्रेम कर सकती है, दो तरीके से। या तो रिप्रेसिव हो, रिप्रेसिव मतलब फोर्स से, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, या फिर आइडियोलॉजिकल मीन्स से। रिप्रेसिव मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ आपने करी, आपके ऊपर एक्शन होगा, पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस आ सकती है, प्रिजन में डाल देंगे, वायलेंस हो सकता है। जैसे कि एक आइडिया है कि डोंट मेक लव इन पब्लिक, आपने कभी नहीं देखा कोई पब्लिकली इतना कोई इंटेंस होकर कुछ कर रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इस चीज़ को रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस बोल सकते हैं कि एक डर के साथ सोसाइटी में वो चीज़ बना दी गई है कि तुम्हें ये चीज़ फॉलो ही करनी है, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, प्रिजन में जाओगे, कुछ भी होगा, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बाय फोर्स वो चीज़ मनवा दी गई। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस क्या होता है? उसमें डेली टू डेली जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है उसमें उन आइडियाज़ को धीरे धीरे कंडीशनिंग करी जाती है, वन बाय वन से। ज़बरदस्ती का नहीं करते, बाय विल लोगों को लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ तो सही है। अगर हिटलर को ये दिखाना है कि हिटलर एक अच्छा बंदा था तो उसके पास दो आइडिया है, या तो वो लोगों को मार पीट के समझा दे कि नहीं तुम मेरे बारे में अच्छा ही बोलोगे, या फिर उसके पास दूसरा आइडिया ये है कि वो स्टार्टिंग से ही छोटे बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करे, कंडीशनिंग करे, बुक्स में दिखाए कि हिटलर बहुत अच्छा है, उस तरीके से दिखाया जाए, बुक्स में, टेलीविज़न शोज़ में टॉयज़ बना दिए जाए, मूवीज़ बना दी जाए, फैशन शो दिखा दिया जाए, या फिर गेम्स, म्यूज़िक, हर चीज़ में दिखाया जाए कि वो एक अच्छा बंदा था। तो फिर बच्चे क्या है उसी चीज़ को इंटरनलाइज कर लेंगे, सोचने लगेंगे कि हाँ वो अच्छा बंदा था। तो ये क्या हुआ, आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, फ्रेम हो सकती है, कोई भी बंदा उसे फ्रेम कर सकता है। तो मेन मार्क्सिज्म यही बात करता है। प्लस इसमें ये भी है कि मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म जो है वो लिटरेचर में कैसे वर्क करता है। तो मार्क्सिस्ट क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखता है। चार्ल्स डिकेंस की नॉवल का एग्जांपल ज़रूर दे देना अगर आपके पेपर में एक आंसर आता है। तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है हार्ड टाइम्स, बहुत फेमस है। उसमें इन्होंने दिखा रखा है वर्किंग क्लास जो होती है उसके और जो रूलिंग क्लास है उन दोनों के बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो डिकेंस की हर नॉवल में मिलता है, क्योंकि डिकेंस खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो डिकेंस का नाम हमेशा आता है इसमें। इवन जो जेन ऑस्टन है, न्यू अप्रोच आ रही है उसमें जेन ऑस्टन के वर्क को भी इसमें कंसिडर करते हैं, क्योंकि जेन ऑस्टन की नॉवेल्स जो है वो जो पेजेंट्री है, जेनिट्री है, उन सबको दिखाती है। जैसे कि कोई फेमस, कोई वेल्दी पर्सन आया है और उसको अप्रोच कोई लेडी कर रही है, वेल्दी है मतलब क्लास है, यहाँ पे भी कोई अमीर है कोई गरीब है। तो इस तरीके से लिटरेचर को देखते हैं, इस लेंस के थ्रू वो लिटरेचर को एनालाइज करते हैं। सो आई रियली होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपके माइंड में, और एटलीस्ट आपको इतना तो आ गया होगा कि अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है आप 2-4 पन्ने तो भर ही दोगे, और ऐसा नहीं है कि वो बकवास चीज़ें होंगी, वो टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। So I will see you in the next video which will be on feminist theory, and yeah, bye bye.